इन बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को परीक्षा से पहले अच्छे से देख लीजिएगा, रिविजन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आशा है कि आज जो आप लोगों का साइंस का एग्जाम होने वाला है उसमें ऑब्जेक्टिव में जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 आप लोग लाओगे और सब्जेक्टिव में भी आपका 40 अंक आने वाला है, यानी टोटल जो है 80 तो आप लोगों का कंफर्म है कि 80 जो है आपका जो अंक है वो पूरी तरह से कंप्लीट आपको आने वाला है। आपको मैं दिलवाने वाला हूं, बशर्ते आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जितने भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उन सभी को आप लोगों को पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव में कंफर्म है कि आपका जो है 40 में 40 अंक आने वाला है। सब्जेक्टिव में आपको जो 19 सवाल दिए जाएंगे 19 में आपका 13 सवालों के ही आंसर देना है और 13 को भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट बना कर ले आओगे। दोस्तों सब्जेक्टिव का मैंने जितने क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 100% आपका 13 सवाल जो है लड़ने वाला है। 19 सवाल लड़ेंगे लेकिन उसमें आपको मात्र 13 सवालों का ही जवाब देना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं देने वाला हूं उन सभी को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें कि सभी प्रश्न जो है आपका 2 अंक का है। ठीक है, जिसमें कि मात्र आपको जो है 7 सवाल दिए जाएंगे जिसमें आपको मात्र 5 ही सवालों का जवाब देना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहला सवाल दिया गया है, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वीबीआई सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे उत्तर आपको देना है कि जब विद्युतमय तार यानी कि विद्युत तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो लघुपतन की घटना होती है। यह तभी होता है जब या तो तार के ऊपर चढ़ा प्लास्टिक कवर नष्ट हो जाता है या विद्युत उपकरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है, तभी जो है ये लघुपतन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देने हैं। ठीक है, बहुत ही सटीक तरीके से मैं आपको आंसर बता रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से जो है कम समय में आपको जो है अच्छे से इसको याद कर ले। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल यहाँ दिया गया है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु की वक्रता केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच जो है रखा जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पे साफ साफ देखें तो यह जो है अवतल दर्पण के सामने जो है एक प्रतिबिंब खींचा गया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से जो है ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों यह जो है अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है और यह क्या है, एक रेखा है। ठीक है, जिसको रेखा जो कह सकते हैं, ये पी जो है ये ध्रुव है और ये ए बी जो है, ये ए बी जो है कोई वस्तु है जो कि अब देख सकते हैं ये जो कि फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच जो है दूरी रखी गई। देखिए वक्रता केंद्र सी और ये फोकस दूरी के बीच जो है रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, ये जो है वस्तु के अपेक्षा जो है बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और यहाँ पे बड़ा बन रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है अपना जो है यहाँ पे कॉपी में जो है बना देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो है किरण आरेख जो है खींचनी है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों दिया गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। देखिए उत्तर इसको देना है कि सोडियम अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अति अभिक्रियाशील धातु है, यह हवा में स्वतः जलने लगती है, यह हवा में जो है स्वतः जलने लगती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा ऑक्सिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, अर्थात केरोसिन के तेल में जो है डुबोकर रखा जाता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला भी आपको बता देना है कि 4Na+O2 तिरचिन 2 Na2O। इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है यहाँ पे बता देना है कि Na जो है, Na क्या है, सोडियम अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया तत्व है, ये पदार्थ है, सोडियम पदार्थ है और O जो है वो ऑक्सीजन के साथ अगर ये संयोग कर देता है तो ये पूरी तरह स्वतः जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड का जो है निर्माण करती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2Na2O, ये जो है सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसको आप लोग जो है अच्छे से जो है उदाहरण के तौर पर जो है आप लोग इसको रख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो दोस्तों उत्तर देना है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता आपस में द्विआबंध अथवा त्रिआबंध में जुड़ी होती है, यानी कि द्विबंधन और त्रिबंधन में जुड़ी रहती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, इथेन है और ये क्या है, इथाइन है। जैसे कि देख सकते हैं कि C2H4 और C2H2 इत्यादि। इस प्रकार से आपको जो है 2 उदाहरण भी आपको
दे देने हैं, जैसे मैं आपको बता देने हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखिए। 5वां नंबर दिया गया है कि मनुष्य में पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन जो है कैसे होता है। तो बच्चों इसका उत्तर देना है कि प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन, तो देखिए पहला पॉइंट देंगे कि आमाशय में अमाशयिक रस यानी कि जठर रस में पाया जाने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम घुलनशील प्रोटीन को देखिए पेप्टोन में बदल लेता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि पक्वाशय में अग्नाशयिक रस में पाया जाने वाला यानी कि जठर रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन जो है वो पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसको जो है दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है। और तीसरा पॉइंट बताना है कि छोटी आंत से सशक्त इंटेरिक्स द्वारा शेष बचे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का जो है पाचन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर याद रखने हैं, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 6वां नंबर दिया गया है कि ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव नवीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट बताएंगे कि अजैव नवीकरणीय पदार्थ अपने अनवीकरणीय स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा परिदृश्य को गंदा करते हैं, यानी कि जो है परिदृश्य को जो है पूरी तरह से वो गंदा कर देता है। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, दूसरा कारण बताना है कि इन पदार्थों से प्रायः अत्यंत हानिकारक गैसीय प्रदूषक निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 तरीके आपको बता देने हैं कि अजैव नवीनीकरण पदार्थ जो है पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है और करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करके इसको एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल 7वां नंबर दिया गया है कि लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखें। तो दोस्तों पहला लाभ बताना है कि लैंगिक जनन की विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह नई जाति की उत्पत्ति की संभावना को बढ़ावा देता है तथा या एवं जैव विकास में सहायक होता है या सहायक है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपको बता देना है, 2 लाभ लिख देने हैं। अगला सवाल दोस्तों सेक्शन बी में है, जो कि प्रत्येक सवाल जो है आपका 3 अंक का होगा। इसमें भी 7 सवाल दिए जाएंगे जिसमें कि आपको मात्र 5 ही सवालों का जवाब देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8वां नंबर सवाल दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको बताया है कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना है कि दीर्घ दृष्टि दोष, जी हाँ दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था और मैंने कहा था कि दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 100% जो है पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इस बार भी आपका आने का पूरा चांस है। देखिए दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, आगे लिखेंगे वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। अब इसमें कह रहा था कि इस दोष को क्या कारण है, तो यहाँ पे आपको बता देना है दीर्घ दृष्टि दोष के कारण। पहला बता देना है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूसरा बताना है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ये कारण हो गया। अब ये कह रहा था कि इसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों आगे आपको लिख देना है संशोधन यानी कि निवारण, जिसको लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या से किसी उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया रहा है कि 5 सेंटीमीटर जो है कोई लंबा कोई वस्तु है जो कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण के सामने जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो हाइट है, पहला जो ऊंचाई है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर और ये जो है देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे वक्रता त्रिज्या जो दी गई है वो कितनी है, वक्रता त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा r/2 यानी 30/2 यानी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर जो है ये फोकस दूरी होगी। और ये जो है इसकी जो है यानी कि प्रारंभिक जो दूरी है ना वो कब है, यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों, यहाँ उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण जो होता है वो ऋणात्मक होती है, इसकी दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो u बराबर क्या हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। हमको h2 और v ज्ञात करना है। ठीक है, यानी
कि जो है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दर्पण का सूत्र आप लोगों को याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था दर्पण का फॉर्मूला, ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो है 1/v यानी कि v का मान हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आपको कि फोकस दूरी जो मेरा निकला था 15 सेंटीमीटर, तो 1/ यहाँ पे क्या लिखेंगे 15, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रारंभिक यानी कि u का मान कितना था -20, तो लिखेंगे 1/-20, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो लिखेंगे 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 15 और 20 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 60, तो यहाँ पे 15 चौके कितना 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 20 या 60 या 3, तो 4 3 कितना 7, 7 बट्टा कितना हो गया 60। तो ये जो है आपका 1/v का मान निकला। अब v का मान अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 60/7 हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और 7 इसमें भाग देंगे तब क्या हो जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। तो ये जो है v का मान निकल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है आवर्धन आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसकी जो है प्रकृति ज्ञात करनी है, साइज ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवर्धन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि m बराबर जो होता है -v/u होता है, ठीक। m बराबर क्या होता है -v/u होता है, बराबर लिखेंगे क्योंकि v का मान निकल चुका है। देखिए v का मान कितना निकला था 60/7 निकला है, जिसको हम यहाँ पे सॉल्व किए थे 8.57 आया है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 7 हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये जो है माइनस में होगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -60 बटा हो जाएगा ये 7 जो है नीचे आ जाएगा 7 गुना u का मान -20, तो ये माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 20 या 60, तो 3 बार में, तो यहाँ 3 बट्टा कितना हो गया 7। तो m बराबर लिखेंगे h2/h1 होता है, तो h2 का मान कितना 3 और h1 का मान हो गया 7, तो h2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो कि देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे तो इसको अगर हम कटाते हैं, ठीक है, 7 या कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 7 या 21, तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है, तो यहाँ 7 या 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पे 3 बार में, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखिए h2 का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसकी जो स्थिति बताना है, तो यहाँ पे लिख देना है कि इसकी स्थिति जो है ये है 8.57 सेंटीमीटर दूर है, और प्रकृति जो है आभासी एवं सीधा है, आकार जो है वस्तु से छोटा है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल जो है 10वां नंबर दिया गया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के क्या अर्थ हैं। एक उदाहरण दें दोस्तों, मैंने आपको बताया था, साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया को याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर देना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले ऊष्माशोषी में लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि N2O2, ठीक है, N2 प्लस O2 2NO माइनस 43.2 केल्विन CaL, ठीक है, यानी कैल्शियम। तो इसको आप जो है लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे इसको बाद नहीं लिखेंगे तो आप क्या करेंगे माइनस देके यहाँ पे उष्मा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह उष्मा भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद उष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि C प्लस O2 CO2 प्लस, उसके बाद इसको नहीं लिखने के बाद यहाँ पे प्लस में डायरेक्ट आपको उष्मा लिख देना है, प्लस उष्मा लिख देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको इसी प्रकार से आपको बनाने हैं, इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अगला सवाल 11 नंबर है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा समूह होते थे। तो दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 समूह होते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देने हैं। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि 12 नंबर की साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। देखिए ये सवाल मैंने आपको पहले भी कहा था कि साबुन और अपमार्जक के अंतर को आप लोग अच्छे से याद रख लेना है। तो देखिए दोस्तों उत्तर इस प्रकार देना है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे साबुन और दूसरे साइड में लिखेंगे अपमार्जक, ठीक है। चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साबुन में कि साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इसमें COO
और Na+ आयन होते हैं। तो ये पहला हो गया। और अपमार्जक में पहला लिखेंगे अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, यहाँ पे देखिए सल्फोनिक अम्लों के सोडियम समूह SO3 और Na+ होता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट साबुन में लिखेंगे ये कठोर जल में अच्छी धुलाई नहीं देते हैं, और अपमार्जक में लिखेंगे इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती है, अतः ये अच्छे धुलाई कारक माने जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों साबुन और अपमार्जक में उत्तर आपको लिख देना है, अंतर आपको बता देना है, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर दिया गया है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, या प्रक्रम कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि पीतरस वसा का पायसीकरण करता है, तत्पश्चात मतलब जो है उसके बाद क्षारीय माध्यम में लाइपेज एंजाइम उसे वाष्य अम्ल में ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह प्रक्रम क्षुद्रांत के अग्रभाग या पक्वाशय में होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हो चुका है, इसको उतार कर रिवीजन कर लीजिए। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, अथवा आदर्श ईंधन को की विशेषताओं को लिखें। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि एक उत्तम ईंधन वह है, पहला लिखेंगे जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, दूसरा लिखेंगे जो सस्ता एवं सुगमता से उपलब्ध हो, यानी सुगमता का मतलब होता है आसानी से, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा लिखेंगे जिसे प्रवलन ताप की प्राप्ति हो। चौथा लिखेंगे जो जलने के पश्चात अल्प धुआं तथा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो। इस प्रकार से दोस्तों उत्तम ईंधन यानी कि आदर्श ईंधन की विशेषताओं को आपको बता देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका सेक्शन सी से है, जो कि प्रत्येक सवाल आपका 5 अंक का होगा। इसमें 5 सवाल दिए जाएंगे, लेकिन आपको 3 ही सवालों का जवाब देना है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका पहला प्रश्न जो है 15 नंबर दिया गया है, जो कि काफ़ी BBI है। मैंने जिस तरीके से आपको कहा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को आप लोग अच्छे से याद रखना है, और उनके प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी आपको ज्ञात करके बताना है। उसको अच्छे से आप लोग जो है रिविजन जरूर कर लेंगे। साथ ही ओम का नियम को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। 3 प्रतिरोधक R1, R2 एवं R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। दर्शाइए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है, जो कि श्रेणी क्रम संयोजन का एक फॉर्मूला है। ये सूत्र है, इसको आपको मैंने पहले बताया था, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका दोस्तों किस तरीके से आंसर देना है, तो देखिए इसका उत्तर सबसे पहले लिखेंगे कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरा का दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, आकृति जो है यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है पहला प्रतिरोध का जो है दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जो है जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे R1, R2 और R3 जो यहाँ पे व्यक्त कर दिया गया है, जिसमें कि V1 ये विभांतर 1 हो गया, विभांतर 2 हो गया और विभांतर 3, ये 3 विभांतर है, जो कि धारा प्रवाहित यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल है, ठीक है। इसको नीचे लिख देना है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको यहाँ पे व्यंजक भी व्यक्त करना है, यानी कि इसको जो है सत्यापन भी करना है। तो दोस्तों लिखेंगे कि माना कि 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इनके बीच विभांतर V1 और V2 और V3 है तथा इसमें धारा I प्रभावित होती है, ठीक है। अतः ओम के नियम से लिखेंगे V1 बटा I R1, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ओम का नियम क्या होता है, नियत ताप पर प्रवाहित धारा का प्रावल्य चालक तार के बीच के विभांतर के समानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों I समानुपात क्या होता है, V होता है, और V बराबर क्या होता है, I इंटू R1 होता है या R होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला विभांतर जो है, पहला विभांतर का क्या हो जाएगा, I R1 हो जाएगा, जो कि समीकरण फर्स्ट मान लेना है। V2 का मान हो जाएगा I R2 हो जाएगा, जो कि समीकरण 2 लेना है, और V3 का हो जाएगा I R3, जो कि समीकरण 3 लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट सेकंड और 3 को जो है जोड़ने पर, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को जो है जोड़ने पर, तो देखिए V1, V2 और V3 ये तीनों विभांतर जो है एक साइड लिखेंगे, और ये जितना आया था यहाँ पे जितना भी आया था ना, इसको आप लोग एक साथ लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे आया था I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है एक विभांतर है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे विभांतर क्या हो जाएगा, तुल्य विभांतर हो जाएगा V। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या है, I जो है पूरी तरह से कॉमन में आ रहा, तो I यहाँ पे लिखेंगे
आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 जो कि समीकरण 4 मान लेना है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों विभवांतर का दिया गया है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे आपको यहाँ पे लिख देना है कि यदि A और B के सिरों के बीच विभवांतर V एवं धारा I हो तो ओम का नियम से V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है, जिसको समीकरण 5 मान लेंगे। तो दोस्तों अब लिखेंगे समीकरण 4 और 5 में। ठीक है, समीकरण 4 और 5 से तो लिखेंगे, देखिए समीकरण 4 में क्या था, तो समीकरण में 4 में आया था क्या कि यहाँ पे आया था दोस्तों V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये 5 में ये दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे IR जो कि ये वाला V और V तो पहले कट जाएगा, तो लिखेंगे सिर्फ IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब देखिए ये I और ये I जो है कट जाएगा, तो बचेगा क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही जो है व्यंजक आपको प्राप्त करना था, जो कि सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। इसको आप लोग अच्छे से जो है रट्टा मार लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग जो है रट्टा पूरी तरह से मान लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये 16 नंबर दिया गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस उत्तर देना है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में धारा प्रेरित होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मैंने यहाँ पे पिक्चर भी आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से जो है कर लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग बनाकर इसको रिविजन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसका प्रयोग भी पूछा गया था। इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि प्रयोग लकड़ी या प्लास्टिक के खोखली नली के ऊपर बहुत लपेटन, ठीक है, लपेटन वाली विषवाहित चालक तार को लपेट देते हैं। तार की सिरों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। इस एक शक्तिशाली अस्थायी छड़ चुंबक को तेजी से खोखली नली के भीतर ले जाते हैं। ऐसा करने से गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है। चुंबक की गति की दिशा में बदलने पर गैल्वेनोमीटर की सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। चुंबक के स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होता है। अब चुंबक की ऊपरी ध्रुव को कुंडली से बाहर लाते हैं और गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेपण उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति के प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करती है, जिसके कारण परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, और दोस्तों याद रखना है कि इसको जो है अरेस्टेड का नियम भी कहा जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, 17 नंबर दिया गया है कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समीकरण को संतुलित करने के लिए कि अगर उनके तत्वों समान नहीं होंगे तो वे क्या हो जाएंगे, तत्व अणु जो है वो समान नहीं होने पर जो है संतुलित नहीं हो पाएगा। इसको संतुलित करने के लिए इसके जो तत्व दिए हैं ना, ये जो आप देख सकते हैं HNO3 जो दिया है, CaOH2 दिया है, तो इसको ही समान रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पहला दिया है कि HNO3 CaOH2 CaNO3 प्लस H2, तो इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो है आंसर जो है बारी बारी से मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको पहले ही आप लोगों को अच्छे से जो है समझा दिया है और इसको अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, 18 नंबर दिया है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है, जिसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये क्या है, ये बाह्य व्रीहि है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा स्क्रीन पर कर देता हूं ताकि आपको जो है पूरी तरह से यहाँ पे दिखाई दे सके। तो देखिए दोस्तों यह जो है क्या है, यह जो है उत्सर्जन तंत्र है, और देख सकते हैं कि यह यहाँ पर क्या दिया गया है, यह जो है यह क्या है, बाह्य वृक्क धमनी है, यह बाह्य वृक्क है, यह बाह्य वृक्क शिरा है, और ये क्या है, महाधमनी है, ये क्या है, बाह्य मूत्रवाहिनी है, और ये महाशिरा है, ये मूत्राशय है, यह मूत्र मार्ग यानी सीसन मुंड है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का आप लोगों को नामांकित चित्र बनाना है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया और मैंने कहा था कि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए 19 नंबर का पहला सवाल है कि आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। तो
देखिए दोस्तों इसका उत्तर इस प्रकार देना है कि वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं आनुवंशिकता कहलाती है। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आनुवंशिकी का मानव कल्याण में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका उत्तर देना है कि आनुवंशिकी में विकास से जैव प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव कल्याण एवं आर्थिक विकास के क्षेत्रों में भारी प्रगति हो रही है, जिनमें से प्रमुख निम्न प्रकार है। पहला पॉइंट बताना है कि आनुवंशिकी के विकास के कारण पौधों में जीनों के उत्परिवर्तन तथा पुनर्योजन करके कृषि तथा बागवानी के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। यह पहला हो गया। दूसरा बता देना है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च उत्पादन वाली फसलों को उत्पन्न किया जा रहा है। और तीसरा बता देना है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा पशुओं और कुटकुट की उन्नतिशील प्रजातियां विकसित की जा रही है। और चौथा पॉइंट बताना है कि आनुवंशिकी के तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करके पौधों तथा जंतुओं की रोग रोधी जातियों का विकास किया जा रहा है। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे आनुवंशिकी के ज्ञान का सहारा लेकर कृषि में हरित क्रांति एवं पशुपालन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति और रजत क्रांति लाई गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देने हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको जो है बताए हैं, टोटल जो है मैंने आपको 19 सवाल आपको बताए हैं। 19 में से आपको 13 सवालों के हैं जवाब देना है। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आज आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सभी छात्र इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलता है नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।